अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की फसल में पर्णकुंचन रोग की समस्या और उसका समाधान। गुलाब फूल की फसल में वर्तमान में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं में लगने वाले घातक रोग और उनसे बचाव एवं उपचार पर तकनीकी जानकारी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की फसल लगाई है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और फसल की इस अवस्था पर इसमें कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आता है, जिनमें से आज हम बात करने जा रहे हैं पर्णकुंचन रोग की। तो ये रोग आपकी फसल को किस तरह से क्षति पहुंचाता है और आप इस रोग की समय से पहचान कर किस तरह करें प्रबंधन, इन सभी पहलुओं पर जानकारी देने के लिए आपके बीच मौजूद हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टी दामोदरन। किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग का आदत ऐसा बन गए है, जब बीमारी या कुछ आते हैं उसका बाद उसका बारे में सोचने लगते हैं। जब पौधे लगाते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें क्या क्या समस्या को हम सामने करना, ये हम लोग भूल जाते हैं। अभी जो आप बता रहे, जो पत्तियां जो सिकुड़ते हैं, ये लीफ कर्ल वायरस करके जो बोलते हैं हम लोग, टमाटर में खास तौर में आते हैं। लीफ जो सिकुड़ते हैं। टमाटर की फसल में रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसलिए इस रोग को नियंत्रण करने के लिए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। आपको क्या होना चाहिए, जब भी हम पौधा लगाते हैं कम से कम 25 दिन का बाद, खेत में लगाने का बाद, ये फिट्स होते हैं वो अंडे देने शुरू होते हैं और पत्तियों में बैठते हैं। वो ये फिट्स वायरस को एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं, जो एक दूसरे से फैलाते हैं। इसलिए उसके लिए उस समय से दवाई प्रयोग करना। जो सिकुड़ गया उसको तो हम उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस का आप सबको मालूम है कोई उपचार नहीं है। फिर भी जो खेत में जो बचे हुए हैं उसको बचा सकते, नहीं तो पूरा खेत में यही फैल जाएगा। इसको क्या करना है, पहले जो सिकुड़ा है उस सिकुड़ा वाला पौधे को पूरा निकालना। जब पूरा पौधे सिकुड़े या शुरुआत में पत्तियों में ऊपर वाला में आते हैं, नीचे वाला में, उसको डंडी को निकाल के फेंकना पड़ता। और दूसरा है क्या करना, क्योंकि अभी आ चुके हैं, एक बार केमिकल दवाई का इस्तेमाल करना ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपका पास क्लोरोपाइरीफास दवाई मार्केट में मिलते हैं, क्विनालफास मिलते हैं। ये 2 ml प्रति लीटर पानी से मिला के आप खास तौर में छिड़काव करने का समय में शाम को करना या सुबह करना, धूप का समय में नहीं करना और जिस समय हवा चलते उस समय नहीं करना। इसके बाद करने का समय में भी आप थोड़ा पत्तियों का नीचे वाला साइड पे ज़्यादा जोर से छिड़काना करता पड़ेगा, क्योंकि नीचे में ही ये सारा कीड़ा बैठते हैं। इसी को करने में आप दूर करा सकते हैं। कम से कम इस स्प्रे को 7 या 10 दिन का गैप में 2 बार कम से कम इसको रिपीट करना पड़ते हैं। और दूसरा इसी का कारण, जैसे अभी जो बीमारी है, आपको जब भी फूल आने शुरू होती है उस समय एकदम भयंकर रूप में आपको बाहर दिखाती है। और जो सारा पौधे में ये वायरस रहा होगा, इसका अंदर जो ताकत कम है उसी में वायरस पकड़ लिया, जिसका अंदर थोड़ा बहुत ताकत बचा हुआ है उसमें अंदर वायरस रहने का बावजूद भी थोड़ा बहुत फूल आने शुरू होगा। वो फूल भी क्या होगा, गिरने शुरू होती है। और इसको हम लोग
ठीक कराने के लिए पहले ये छिड़काव करना पड़ता, और दूसरा है पौधों को हम थोड़ा तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा। पौधों को तंदुरुस्त दो तरीक़ा से करते हैं किसान भाइयों। तो खास तौर में आपका केमिकल खाद तो करते ही, DAP करेगा, यूरिया करेगा, पोटास करेगा। इससे तो आपका पौधे इतना ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं होते, थोड़ा बहुत तो उसका न्यूट्रिएंट मिल भी जाते हैं जो कि आपको टमाटर निकल जाए। वो फूल को रुकने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपका मिट्टी में पहले क्या है केमिकल दवाई में करना, तो प्लानाफिक्स नाम से एक दवाई आती है जो आपका फूलों को रुकने का क्षमता आती है। जैसे आपको मिर्चा में भी उसको प्रयोग करते हैं लोग जब फूल गिरने शुरू होते हैं, टमाटर में भी उसका कर सकते हैं क्योंकि एक ग्रोथ हार्मोन करके दवाई है। और दूसरा है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट का दवाई आती है, मल्टीप्लेक्स, अलग अलग तरीका का माइक्रो न्यूट्रिएंट का आती है, उसको भी आप छिड़काव करना पड़ेगा आपका खेतों में। खास तौर में ये हम बता सकते हैं हमारी संस्थान से भी और ICR से भी, जो केंद्रीय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भी, हम लोग एक दवाई प्रचलित किए हैं CSR बायो करके हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रों में। जो इस क्षेत्रों के लिए क्या होता, ये आपका टमाटर, बैगन, जितना भी सब्जियां होता है, जो आपका पहले जो लगाने का समय में इसको लगा सकते हैं। अभी तो फसल लगाया हुआ होगा आपका पास, कम से कम 1 महीने का फसल खड़े होगा जिसमें फूल आने शुरू होने का। इसमें क्या करना, जो लाइन में आपने लगा हुआ है उस लाइन में जो मेड़ में हमारा पास जो दवाई है, कम से कम तो ये लिक्विड माध्यम में मिलते हैं और सॉलिड में भी मिलती है। जो लिक्विड का जो दवाई है, इसको 2 लीटर दवाई को कम से कम 100 kg गोबर या 100 kg आपका वर्मी कंपोस्ट का खाद के मिला के थोड़ा 5 दिन उसको नमी में सुखवा के, हल्का से नमी से, उसी को एक खाद की जैसे यूरिया खाद डालते हैं उसी तरह पौधे का जेड़ का साथ साथ इसको लगा के जाके और मिट्टी को थोड़ा पलटी करना पड़ता ताकि ये जेड़ में पहुंच जाएंगे। जब ये जेड़ में पहुंच जाते हैं मिट्टी का तो तंदुरुस्त कर देते हैं और पौधे को भी बीमारी से दूर करा देते हैं। अभी देखिए मौसम इतना हुमस हो जाती है, हल्का बल्का जितना भी बारिश हो जाएगा, पानी कड़े भी हो जाएगा, आने वाले दिनों में आपको दूसरा समस्या आएगा ये ब्लाइट का। ये जो दवाइयाँ आप अभी प्रयोग करेगा वो ब्लाइट से भी दूर रखेगा। इसके लिए केमिकल दवाई भी होती है, पूर्ण ये जैविक का खाद होता है। और 10 दिन का बाद लगाने का बाद एक बार छिड़काव भी कर सकते हैं 1% का। इसका मतलब है आप 100 ml पानी में इसको 1 ml का प्रयोग करना है ताकि आपका बीमारी भी थोड़ा दूर हो जाएगा। किसान भाई अभी थोड़ा इस फलों और इस जैसे टमाटर, बैगन, इसको सुरक्षित करने शुरू हो जाएगा, आपका फसल को आप रख रखाव करने में सफल हो जाएगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गुलाब के बाग लगाए हैं तो उन्हें इन बागों से आने वाले समय में अच्छे फूल प्राप्त हों, इसके लिए जरूरी है कि बाग में इस समय किए जाने वाले कार्य जैसे पौधों की छटाई तथा पोषक तत्व का प्रबंधन, फसल सुरक्षा उपाय आदि कार्यों को सही ढंग से किया जाए। तो किसान भाइयों, गुलाब के बाग में किन कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता कुमारी से। ले तथा अच्छी तरह इसमें फूल आए, उसमें समय समय पर कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको अवश्य करें। जैसे हो गया इसमें कटिंग हो गया और छटाई जिसको कहते हैं। गुलाब एक सदाबहार पौधा है। यदि काट छांट नहीं किया जाए तो वर्ष भर फूल देता रहेगा, लेकिन फूलों की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। इसलिए वर्ष में एक बार पौधे को आराम देने की जरूरत होती है। इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है छटाई की। तो ये जो प्रक्रिया है, ये छटाई जो है अक्टूबर का दूसरा तथा तीसरे सप्ताह में किया जाता है। तो हमारे किसान भाई जो फ्लोरीबंडा किस्म के हैं उसमें हल्की छटाई करते हैं और साथ ही जो हाइब्रिड टी किस्में हैं उसमें गहरी छटाई करते हैं। 2-3 शाखाएं छोड़ करके बाकी सारे नीचे की शाखाएं काट देते हैं
और उसी में 2-3 पुष्पन जहाँ पर है उसके ऊपर भी उसकी छटाई कर देते हैं। बाकी जो किस्में हैं, जो मिनिएचर किस्में हैं और क्लाइंबर किस्में हैं, इसमें छटाई बहुत ज़्यादा छटाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रोगग्रस्त टहनियों को कटाई छटाई कर दें और छटाई के बाद उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा दिया जाता है। तो इस कटाई छटाई से यह फायदा होता है कि हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और इसमें जो है फूल अच्छे मात्रा में आएंगे और बढ़िया किस्म के आएंगे। किसान भाइयों, गुलाब के पौधों से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए अक्टूबर माह में इनकी विटरिंग करनी होती है। इससे क्या लाभ है और इस प्रक्रिया को कैसे करना है, आइए जानते हैं। तो छटाई के 10 से 15 दिनों के बाद विंटरिंग करते हैं। विंटरिंग का यह मतलब हुआ कि जड़ के पास जो है 30 से 45 सेंटीमीटर व्यास का तथा 15 सेंटीमीटर इसमें जो है मिट्टी, इसको गहराई 15 सेंटीमीटर की गहराई में मिट्टी को हटा दिया जाता है और इसको 8 से 10 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से जड़ें खुली हो जाती हैं और इसमें जो है उसके रोग मतलब कीड़े मकोड़े जो है उससे खत्म हो जाते हैं और साथ ही साथ खरपतवार का भी निदान होता है। गुलाब के पौधों का विकास ठीक ढंग से हो तथा शाखाओं पर अधिक मात्रा में अच्छे फूल आएं, इसके लिए इस समय पौधों में कुछ पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो कौन कौन से उर्वरकों को कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए जानते हैं। 10 दिन खुला छोड़ने के बाद उसमें जो है 8 से 10 किलो गोबर की खाद 1 मीटर के हिसाब से, स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें मिला देते हैं और उसको ढक देते हैं। उसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक किस प्रकार इसमें डालें। तो छटाई विंटरिंग के 15 दिन के बाद इसमें रोज मिक्सचर जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजर मिक्सचर आता है, उसको 90 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर की दर से उसमें मिला दे और इसके बाद सिंचाई कर दे। दूसरा जो है हमारा जब फूल खिलने की अंतिम अवस्था होती है जैसे जनवरी फरवरी में, उसमें उसके बाद भी यह जो है फर्टिलाइजर मिक्सचर उसको उसमें मिला दे और बड़ा आकार का फूल आए और सुंदर रंग में आए, उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है 4 भाग और तथा फेरस सल्फेट 1 भाग को भी उसमें मिला दे। किसान भाइयों, इस समय गुलाब के पौधों पर कीट और रोग व्याधियों का प्रकोप अधिक होता है जो कि फूलों और पौधों को हानि पहुंचाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो इसमें जो प्रमुख है बीमारी है और कीट व्याधि है, मैं इसको अच्छी तरह से बता रही हूँ। बीमारियों में डाई बैग कहते हैं। डाई बैग जो है ऊपर से टहनियाँ सूखने लगती हैं, तो इसलिए जब हम छटाई करते हैं तो छटाई के उपरांत तुरंत बाद उसमें जो है ब्लाइटॉक्स का लेप लगा दे और साथ ही साथ इसमें 0.2% मालाथियन का छिड़काव कर दे। दूसरी जो बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू है, इसके निदान के लिए 0.3% जो है सल्फेक्स का छिड़काव करें और इसके बाद जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं जैसे, तो उससे हमें निदान पाने के लिए रोगर जो है 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर दे तो रोग ये कीड़े से पौधा सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई जो अभी अक्टूबर नवंबर जो चलेगा महीना, अक्टूबर में ये सब प्रक्रिया कर ले तो इससे जो है बढ़िया आकार का फूल मिलेगा, गुलाब का फूल। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रत्येक पशुपालक की चाह होती है कि उसका पशु स्वस्थ रहने के अलावा दूध भी अधिक देता रहे, लेकिन पशुपालक भाइयों, कभी कभी आपके दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं, जिनकी हमारे कुछ पशुपालक भाइयों को सही तरह से पहचान न होने की वजह से वो इन बीमारी से ग्रसित पशुओं का सही समय पर उपचार नहीं करवा पाते, जिसके चलते उनके पशुओं का दुग्ध उत्पादन तो कम होता ही है, इसके अलावा कुछ पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है।
तो पशुपालक भाइयों, इन बीमारियों से अपने पशुओं को बचाने तथा इनसे ग्रसित पशुओं का इलाज करवाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में उचित सुझाव दे रही हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिका डॉक्टर निधि अरोड़ा। तो ये जो मौसम बरसात से खत्म होने की तरफ और जाड़े बढ़ने की तरफ होता है, ये बहुत बीमारियों को लेकर आता है, क्योंकि जीवाणुओं के लिए, विषाणुओं के लिए, परजीवियों के लिए पनपने का सबसे उचित समय है। तो इस समय हमें अपने पशुपालकों को बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले हम ध्यान रखें, इस समय जो खुरपका मुंहपका रोग ऐसा रोग है जिससे पशुओं की मृत्यु तो कम होती है, लेकिन पशुओं की जो उत्पादक क्षमता है बिल्कुल खत्म हो जाती है, पशु काम का नहीं रहता। पशुपालक भाइयों, अब बात आती है कि आप इस रोग को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि जब तक आपको इस रोग की पहचान सही तरीके से नहीं होगी, तब तक आप इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज भी ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। तो आप इस रोग की पहचान कर किस तरह से करें, इससे ग्रसित पशुओं का इलाज तथा आप इस रोग से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जैसे खुर पका और मुंह पका, खुर और मुंह में छाले हो जाते हैं, इनके पास छाले हो जाते हैं, बहुत तेज बुखार हो जाता है, साथ साथ पशु लार गिराने लगता है, जिसकी वजह से मुंह में तकलीफ होती है, चारा नहीं खा पाता है, और उस पशु को और पशुओं से अलग कर दें, क्योंकि छूत का रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। ऐसे में हम फिटकरी के पानी से जो है पशु के खुरों को धोएं, मुंह में बोरोग्लिसरीन का लगाएं, लाल दवा के पानी को घोल करके हम उसको पीने के पानी में डालें। आहार जो है बहुत कड़ा ना दें, जैसे कि चुभने वाला, जिसे छाले फूट जाए, जैसे कि भूसा है, ये आहार में नहीं दें, नरम हरा चारा दें जिससे पशु उसको खा सके, और एंटीबायोटिक वगैरह लगवा के, जैसे वैसे तो इस पर इतना ज़्यादा रोल इसका नहीं होता है कि विषाणु जनित रोग है, लेकिन फिर भी हम इससे और दूसरे जो रोग हैं उसके हम बचाव कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, खुरपका मुंहपका रोग से इस बार पशुओं को बचाना है अपने, तो हम सितंबर और अक्टूबर जो हमारा माह है उस तक हम इस टीके को जरूर लगवा लें। दूसरा जो रोग है वो आता है घुरका का रोग। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं में लगने वाली घातक बीमारियों में से एक है गलघोंटू, जिसे हमारे कुछ किसान भाई घुरका के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस रोग से ग्रसित पशुओं को पहचान कर किस तरह से करें इसकी रोकथाम, आइए इस बारे में जान लेते हैं। जिसमें कि पशु, जैसे घुरका खुद नाम है, जीवाणु जनित रोग है, इसमें पशु में घर घर के सांस की आवाज आती है, तो इसमें गले के नीचे सूजन आ जाती है पशु को, जिससे सांस लेने की तकलीफ होती है, और इसमें पशु की मृत्यु तक हो जाती है। कई बार लार गिराने लगता है, और जो तापमान है बहुत अधिक होता है, इसमें मृत्यु दर खुरपका मुंहपका से ज्यादा है। यदि हम इलाज ना करें तो पशु की मृत्यु हो ही जाती है। तो ऐसे में यदि आपके पशु में ये रोग आ रहा है कि गले में सूजन आ रही है, तेज बुखार हो रहा है, स्राव आ रहा है, तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इसमें गुर की भी आवाज आती है। इसके भी टीके जो हैं इसी माह में अक्टूबर में लगते हैं, तो ये हम तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करके घुरका के टीके अवश्य लगा लें। इसके अलावा जो रोग है, जैसे मैंने मौसम में बदलाव की बात करी, ये जो कि पनपने का, जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों के पनपने का समय है, तो अब हम आते हैं परजीवियों की तरफ। पशुपालक भाइयों, इस समय पशुओं में सबसे ज्यादा अंतः एवं बाह्य परजीवियों की समस्या देखने में आती है। इसलिए आपको ये समझ लेना जरूरी है कि इस समस्या को फैलने में कौन कौन से वाहक कीट उत्तरदायी होते हैं तथा उनसे आप अपने पशुओं को बचाएंगे कैसे, आइए इस बारे में जानते हैं। जो परजीवी रोग है, इसके जो लार्वा होते हैं और स्वयं परजीवी भी, तो इस मौसम में जो नमी युक्त वातावरण है, इसमें इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो क्योंकि इसके जो कई बार इंटरमीडिएट होस्ट जो कि पूरी जीवन काल को पूरा करने के लिए होते हैं, जैसे स्नेल है, जो हम घोंगा आजकल देख रहे हैं, ये घोंगा भी उसके पनपने में सहायक होता है। तो आजकल आप देख रहे हैं हर जगह घोंगे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो रोग है, ये परजीवी रोग, जिसमें आंत के भी अंदर हो सकते हैं, यकृत के अंदर हो सकते हैं, तो गोल कृमि, फीता कृमि, सब तरह के हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें समय समय पर पेट के कीड़े की दवा देनी है। पेट के कीड़े की दवा के देने के समय इस बात का ध्यान रखें कि 51 पशु में दूसरी दी जाती है, और वैसे हम दूसरी दे सकते हैं। तो जब भी आप दवा दें तो 51 पशु में संभल के दें, लेकिन देनी आवश्यकता है 51 पशु में भी पेट के कीड़े की दवा। और जो लवारा जो पैदा होता है, उसमें मृत्यु दर का कारण सबसे बड़ा एक परजीवी भी होता है। तो जब वो 10 दिन का उम्र का हो, उससे पहले ही उसको भी एक कृमिनाशन की दवा हम दे दें। तो यदि हम बच्चे में भी देंगे कृमिनाशन की दवा 10 दिन के अंतर पे, और माँ को भी देंगे, तो वो संभावना जो है परजीवी की नहीं होगी। तो इस तरह से
ये तो अंतः परजीवी की बात। अब इस बरसात के मौसम में वाह्य परजीवी भी बहुत पनपते हैं, जैसे जूं और किलनी की समस्या। इसके लिए हम समय समय पर पशु का खुरैरा करते रहें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पशु को साफ सुथरे पानी से नहलाएं, पीने का साफ सुथरा पानी दें। तो उसमें क्या होता है, कई बार जूं और किलनी की जो समस्या होती है हम एक एक करके निकाल देते हैं, और जो हम दवा डालते हैं इस बात का ध्यान नहीं रखते। पशु में तो दवा दे देते हैं, लेकिन जो जहाँ उसको हम बांधते हैं बाड़े में और दीवार में, इनकी क्या होती है, किलनी की खासतौर से ये चढ़ के दरारों में घुस जाती हैं। तो दरारों में हमें जितने घोल का हम उसको पशु को घोल की दवा लगाना, चाहे ब्यूटॉक्स हो चाहे ट्रैक्टिको, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। तो जिस प्रतिशत के घोल में, चाहे 2 ml% के हिसाब से डाल रहे हो, जब जिस हिसाब से हम भी डाल रहे हो, वो घोल उस दीवार में भी लगना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें तो हम जूं किलने की समस्या से भी बच सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भीटी मऊ के उमाशंकर पांडे ने। आपने मेथी की बुआई तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हमारे किसान भाई, मेथी भी 2 प्रकार का होता है, देसी तथा कसूरी मेथी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी का होना बहुत ही आवश्यक है। तो खेत तैयारी में खेत की जुताई से लेकर आप अन्य कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट होना चाहिए, उपजाऊ होना चाहिए। तो भूमि की जो जुताई है 1 से 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से कर दे, और साथ ही साथ बाटा लगाते हुए उसमें उसको समतल बना ले, तथा खरपतवार नहीं रहे उसको बढ़िया से चून करके निकाल दे। जब हमारी खेत की तैयारी हो गई तो अंतिम जुताई के समय में ही 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद मिला दे, और साथ ही साथ लगाने से पूर्व उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है 25 kg प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 kg प्रति हेक्टेयर तथा पोटास 30 kg प्रति हेक्टेयर की मात्रा में उसमें मिला दे। खेत तैयारी के बाद अब बात आती है उन्नतशील किस्मों की, क्योंकि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्मों की बुआई करने पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो आप मेथी की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। जहाँ उन्नत प्रभेदों की बात है उसमें जो है, एक तो कसूरी मेथी हो गई, पूसा अर्ली बंचिंग हो गई, राजेंद्र क्रांति और पूसा गुच्छेदार, ये सारे उन्नत किस्में हैं जिसको आप लगा सकते हैं। तो देसी मेथी की जो पहचान है, जल्दी तेजी से बढ़ता है तथा सीधा होता है, और इसका फूल जो है सफ़ेद रंग का होता है तथा इसकी फली लंबी प्रकार की होती है। और जहाँ हम देसी कसूरी मेथी की बात करते हैं, उसकी फली जो है हंसिए के आकार का मुड़ा हुआ होता है, और इसका फूल जो है पीले रंग का होता है। फली जो हंसुए के आकार की होती है, और उसकी बीज जो है छोटे दाने का होता है। और जो हमारा देसी मेथी है उसका बीज बड़े दाने का आकार में होता है। लगाने से पहले बीजोपचार अवश्य हमारे किसान भाई कर ले। किसान भाइयों, मेथी को लगाने से पहले आप मेथी के बीज को उपचारित कर लें। तो आप मेथी के बीज को कौन कौन सी दवाओं से उपचारित करें तथा उपचारित करने के बाद आप इसको कितनी दूरी पर लगाएं, आइए जानते हैं। बीजोपचार थीराम, कैप्टन या बेबिस्थिन, तीनों में से किसी एक केमिकल्स को लेकर के उसको 2.5 ग्राम केमिकल तथा 1 किलो बीज से उसको उपचारित कर ले। और उपचारित करने के बाद ही उसको, जब खेत में अच्छी नमी हो उसी समय आप खेत में उसको लगा दे, मेथी को लगाए। तो इसकी जो बुआई का जो उचित समय है ये 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक है। पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है तथा पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर उसकी सिंचाई करते रहें। जब पहले निकौनी करते हैं तो निकौनी करते समय 30 दिन के बाद आप देखें कि उसी समय जो है पौधे की जो अधिक मात्रा में जहाँ जमाव है उसको निकालते चले जाएं, ताकि पौधा बहुत घना नहीं हो, उससे बीमारी नहीं तो लग जाती है। किसान भाइयों, मेथी में लगने वाले प्रमुख कीट की बात करें तो इसमें रस चूसक कीट मुख्य रूप से लगता है। ये कीट पौधों की पत्तियों के कोमल भागों से रस चूसकर
फसल को हानि पहुंचाता है, तो इसके नियंत्रण हेतु आप इमिडाक्लोप्रिड दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इसके बाद फसल में भभूतिया रोग प्रमुख है। इसकी रोकथाम के लिए आप मैनकोजेब दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करें। ये ध्यान रखें कि जब हमारा पौधा फलन फूलन की अवस्था में हो, बीज बनने की अवस्था में हो, तो खेत में प्रचुर मात्रा में नमी रहना चाहिए, तभी आप फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु शरदकालीन बैंगन की उन्नत तकनीक से खेती। बकरियों में PPR रोग से बचाव के उपायों पर तकनीकी जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।